हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग विलेन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोग सान्यता के पद देख रहे थे। सान्यता के पद में हम लोगों ने जो है नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलता शुरू कर दी थी। नॉर्मलता में एन कारक तक पहुंच गए थे और शायद अम्ल का एन कारक हम लोग बता चुके थे और एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था मैंने, और कल कहा था कि इसी जगह से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो वो होमवर्क का जो क्वेश्चन था, आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने किया होगा, है ना। और जिन्होंने नहीं किया वो इधर देखें। तो जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न हमारा था कि BOH थ्राइस का एन कारक क्या होगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों को दिखने में ये क्षार दिख रहा हो, है ना, लेकिन ये क्षार नहीं है। इसका नाम होता है बच्चों बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल, ये बोरिक अम्ल को लिखने का तरीका है H3BO3। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर H3BO3 है, अधिकतम ये 3H+ यहां से दे सकता है, लेकिन ये 3H+ यहां पे देगा नहीं बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं देगा, इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि H3BO3 के अंदर अगर मैं इसकी संरचना देखूं, ये BOH3 को लिखने का तरीका है H3BO3, है ना, बोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो बोरोन है, इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर आप इसको देखो टोटल मिलाकर यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका मतलब जो बोरोन है उसका अष्टक अपूर्ण है ना। इसका मतलब ये गरीब आदमी है, और जो गरीब आदमी है वो तो H+ देने की कोशिश कहां से करेगा, है ना। जो खुद ही गरीब है वो H+ कैसे देगा। तो अगर ये H+ नहीं दे पा रहा है, ये अगर H+ नहीं दे पा रहा है तो फिर क्या करेगा। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है, ऐसा कोई पदार्थ है जो अपनी प्रॉपर्टी को शो ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उठा के पानी में डाल देना चाहिए, है ना। तो जब H3BO3 को हम लोग पानी में डालेंगे, और आपको पता है कि जो पानी है, पानी के पास में 2 तरह के आयन होते हैं, एक होता है H+ आयन और दूसरा होता है OH- आयन, ठीक है। H+ आयन और OH- आयन, तो जब H3BO3 के साथ में हम लोग पानी की अभिक्रिया कराने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं जल अपघटन, बोरिक अम्ल का जल अपघटन। तो यहां पर एक स्थाई कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं BOH4- और प्लस यहां पे आता है एक H+। इसका मतलब यह हुआ कि जो पानी का OH- है, ये OH- जो जल से आता है, ये यहां पे आकर जुड़ जाता है। जुड़ क्या जाता है, जो बोरोन है उसको अपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है और उपसहसंयोजक बंध बना देता है, ठीक है। तो यहां पर OH- आयन, इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसको देने की कोशिश करता है और ये आयन बनाता है स्टेबल आयन। ये स्थायी होता है, स्थायी चतुष्फल के आयन होता है। क्लियर। अब इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये H+ बाहर निकल रहा है, लेकिन ये H+ किसका, पानी का। एक H+ यहां से बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो एन कारक होता है H3BO3 का, तो एन कारक यहां पर होता है 1। अब एन कारक 1 है। अब आप दोनों तरीके समझ सकते हो, या तो ये H+ निकलने के तरीके समझ सकते हो, या फिर OH- को ग्रहण करने के तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि जब हम लोगों ने कल देखा था अम्ल का एन कारक, तो वहां पर बताया था कि अम्ल के एन कारक में या तो विस्थापित H+ आयन या फिर ग्रहण किए गए OH- आयन, है ना। तो विस्थापित H+ आयन, ये H+ आयन इसके नहीं है,
ये H+ आयन किसका निकला है? पानी का निकला है, लेकिन ग्रहण किया गया OH- आयन तो इसका ही है। तो N कारक आपको जिस तरीके से देखना है देखो, लेकिन N कारक इसका कितना आने वाला है? 1। तो बोरिक अम्ल का जो N कारक है वो आता है 1। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं इसी के अंदर, देखो। एक होता है फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल। इसका कल हम लोगों ने N कारक देखा था। इसका N कारक हुआ था बच्चों कल अधिकतम 3। ठीक है, कल देखा था हम लोगों ने। अब मैं इसी की सीरीज में एक और N कारक देखना चाहता हूं, H3PO3 का और H3PO2 का। ठीक है, H3PO3 का देखना चाहता हूं और H3PO2 का देखना चाहता हूं। इन दोनों के N कारक देखें। तो अगर आप इनके N कारक देखो तो आपको अभी भी दिख रहा होगा, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 विस्थापित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन IIT JEE मेन में 2 बार पूछा गया है, और उसी तरीके से बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स में कि H3PO3 का N कारक कितना होगा, या फिर H3PO3 देकर वहां पर उस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने नॉर्मलता पूछी गई थी। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका तो N कारक हमें पता है 3, और थ्योरेटिकली अगर देखो तो यहां पे हाइड्रोजन 3 है, यहां पर भी 3 है, तो इनका N कारक 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं होता। इसका N कारक होता है 2 और इसका N कारक होता है बच्चों 1। और इसके पीछे कारण है इनकी संरचना। अगर आप इनकी संरचना को ध्यान से देखो तो ये मान लो हम लोगों ने ले लिया फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये OH, ये OH और ये OH, इस तरीके से। क्लियर? एक काम करते हैं, इसको सबको एक ही कलर से दिखाएं। फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, OH और OH। यह है H3PO4, इसकी संरचना है। अब यहां से कितने H+ विस्थापित हो सकते हैं ये डिपेंड करता है इस ऑक्सीजन पर। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें और यहां पर इनकी विद्युत दृढ़ता देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत दृढ़ता में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन यहां से विस्थापित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर की साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो ये कमजोर हो जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहां से विस्थापित हो सकते हैं। तो यहां से कितने हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं? 3 हाइड्रोजन विस्थापित, हाइड्रोजन 3। लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखो, इनकी संरचनाएं देखो, तो देखो सबसे पहले H3PO3 की संरचना देखो। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, OH, OH और 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 ही ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है और 1 फॉस्फोरस। अब अगर इसमें ध्यान से देखो तो जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन यहां पर ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? सीधे सीधे फॉस्फोरस से।
और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में इतना कोई ज्यादा अंतर नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले। तो ये हाइड्रोजन जो है यहां से विस्थापित नहीं हो पाता, लेकिन ये हाइड्रोजन यहां पे कमजोर हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एन कारक होगा या फिर विस्थापित H+ आयन की संख्या ये हो जाएगी 2। क्लियर। और यदि आप H3PO2 के अंदर देखो तो हम लोग इसकी संरचना देखते हैं। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन OH और हाइड्रोजन, तो 2 ही ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 फॉस्फोरस। अब अगर यहां पे आपको ध्यान से देख रहे होंगे तो 2 हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? फॉस्फोरस से, जिनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर लगभग बराबर, मतलब विद्युत ऋणता लगभग बराबर मान लो आप। और यहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन की होती है 2.1 समथिंग और ऑक्सीजन की होती है 3.5 समथिंग, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रहेंगे, यहां पे बंद के जो इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं खींचेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की भी उतनी सामर्थ्य है जितनी फॉस्फोरस की, तो ये विस्थापित नहीं होंगे। जबकि यहां से ये हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये दोनों हो रहे थे, और यहां से कितने हाइड्रोजन विस्थापित हो रहे थे? 3, सॉरी। तो यहां पर विस्थापित H+ आयन संख्या, विस्थापित H+ आयन संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो H3PO2 का आयन कारक कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये अम्ल के जितने केस हो सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्लियर। अब हम लोग लेते हैं क्षार। आप इसको नोट कर लीजिए कि क्षार के अंदर हम लोग किस तरीके से एन कारक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग क्षार के लिए एन कारक। सेकंड, क्षार के लिए एन कारक। तो क्षार के लिए जब एन कारक देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं विस्थापित OH- आयन की संख्या, विस्थापित OH- आयन की संख्या। और यहां पर भी हम लोग एक और चीज लिखने वाले हैं, ग्रहण किए गए H+ आयन की संख्या। तो इसके अनुसार हम लोग एक अपवाद देखेंगे, ग्रहण किए गए H+ आयन की संख्या। तो जितने OH- आयन विस्थापित हो सकते हैं विलयन में, उतने ही क्या हो जाएंगे यहां पर एन कारक संयोजी कारक हो जाएंगे। क्लियर। तो देखो बच्चों, क्षार के लिए एन कारक, तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करें NaOH, तो NaOH का एन कारक कितना होगा वो निर्भर करे किस पे करेगा कि ये कितने OH- आयन यहां से दे सकता है। तो ये यहां से दे सकता है बच्चों 1 OH- आयन, तो इसका एन कारक कितना हो जाएगा? 1। एन कारक इसका हो जाएगा 1। क्लियर। अगला उदाहरण देखो, मान लो मैंने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में यहां पर कितने H+ हैं? यहां पर सॉरी कितने OH- आयन है? 2 OH- आयन है। यहां पर भी OH- आयन है, यहां पर भी OH- आयन है ना। तो विस्थापित OH- आयन की संख्या यहां पर कितनी है? 1, और यहां पर कितनी है? 2। तो एन कारक कितना हो जाएगा यहां पर? 2। लेकिन फिर से ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने कल समझाया था कि यहां पर अधिकतम 2 है। अगर अभिक्रिया ऐसी हो कि जहां पर एक ही OH- विस्थापित हो रहा हो तो फिर उसका एन कारक कितना होगा? 1। तो अभिक्रिया के अकॉर्डिंग देख के चलना है। खासकर ऐसी अभिक्रिया क्षार के अंदर आती नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको उत्पाद देख के चलना है कि उत्पाद के अंदर कितने OH- आयन विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, वैसे अधिकतम इसके कितने होंगे? 2। अगला है जैसे उदाहरण के तौर पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो यहां पर कितने एल्यूमिनियम है भाई? एक एल्यूमिनियम है जिसपे कितना आवेश है? 3, है ना। और OH माइनस आयन कितने हैं? OH माइनस आयन यहां पे कितने हैं? 3। तो ये तोड़ना आपको आना चाहिए, है ना। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, क्लियर। तो यहां पर जो एन कारक है अधिकतम वो कितना है? 3 है, क्योंकि 3 OH माइनस आयन विस्थापित है। लेकिन हो सकता है कि यहां पर जब अभिक्रिया दी गई हो तब 1 OH माइनस विस्थापित हो, या 2 हो, या फिर 3 हो, वो डिपेंड करता है। जैसे कल हम लोगों ने अभिक्रिया कराई थी, ठीक है। और देखिए उदाहरण, अब हमें पता है एक क्षार होता है लुईस, ये क्या है? एक लुईस का क्षार है ना। अब यहां पर तो OH माइनस आयन है नहीं, तो आप कैसे पता करोगे कि इसके अंदर एन कारक कितना होगा? तो मैंने अभी जस्ट बताया H3BO3 के केस में भी, अगर कहीं पर कोई पदार्थ ऐसा है जो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना है? हमें उठा के पानी में डालना है। तो इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो बच्चों यहां पर आपके पास बनेगा NH4OH प्लस H प्लस आयन, या फिर आप अगर इसको देखो ध्यान से, सॉरी H प्लस आयन नहीं, NH4OH, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 तरह के आयन बनाता है यहां पर। एक होता है NH4 प्लस और एक होता है OH माइनस आयन। तो कितने OH माइनस आयन विस्थापित हो रहे हैं यहां से? 1, ठीक है। तो एन कारक कितना होने वाला है इसका? NH3 का 1। दूसरा तरीका देखने का यह है कि क्या करें हम लोग, NH3 ले, इसके पास में क्या होते हैं? इस तरीके से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इस तरीके से इसके पास क्या होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और H2O के अंदर 2 तरह के आयन होते हैं, कि H प्लस और एक OH माइनस आयन। तो H प्लस आयन, इसका मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन इसके कक्षक में डालने की कोशिश करता है, और वो इसलिए डालने की कोशिश करता है ताकि यहां पर कौन सा बंध बन जाए? उपसंयोजक बंध। और यहां पर इस तरह उपसंयोजक बंध बनने से आयन बन जाता है यहां पर NH4 प्लस आयन, जो जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है, एक स्थायी अमोनियम आयन बनता है यहां पर। अब वो कैसे बन रहा है? H प्लस आयन ग्रहण करने से। अब ग्रहण कैसे कर रहे हैं? ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके कक्षक में डाल रहे हैं, क्योंकि H प्लस का मतलब क्या है? वहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कक्षक तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। तो यहां पर H प्लस आयन ग्रहण कर लो, या फिर पानी में डालने के बाद OH माइनस आयन विस्थापित हो गए, लेकिन ये OH माइनस आयन पानी के हैं, जैसे वहां पर भी हम लोगों ने देखा था H3BO3 के केस में, बिल्कुल वैसे के वैसे। तो एन कारक यहां पर कितने आने वाला है? NH3 का एन कारक आएगा बच्चों 1, ठीक है। तो इसके पीछे की केमिस्ट्री है, ओके। तो ये था क्षार। अब हम लोग देखेंगे कि लवण के अंदर किस तरीके से एन कारक देख सकते हैं। तो तीसरा हमारा रहेगा लवण। लवण के लिए एन कारक, तो अगर लवण के लिए एन कारक अगर आप देखना चाहो तो लवण के लिए एन कारक, और लवण क्या होता है? एक तरीके से विद्युतीय उदासीन होता है ना। विद्युतीय उदासीन इसलिए होता है क्योंकि जितने H प्लस आयन होते हैं उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं? जितने ऋणायन होते हैं उतने ही धनायन होते हैं, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों अगर बराबर हैं तो वहां पे क्या बन रहा होगा? आपके पास लवण बन रहा होगा। तो कुल धनायन की संख्या या कुल ऋणायन की संख्या, अब दोनों में से एक ही चीज देखनी है भाई, या तो कुल धनायन देख लो या फिर कुल ऋणायन देख लो। ऐसा नहीं है कि दोनों देख के उनको ऐड कर दो आप। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं NaCl, और जब NaCl लवण को आप अगर पानी में डालो या फिर किसी विलेन में डालो तो यहां पर, और NaCl अगर मोल्टन स्टेट में है ना, तो ये 2 तरह के आयन देगा यहां पर Na प्लस। ठोस अवस्था में कभी भी आयन नहीं देगा, ध्यान रखना NaCl, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं।
या तो जलीय विलयन में देगा, है ना, या फिर मोल्टन स्टेट में गलित अवस्था में देगा। तो NaCl यहां पर Na+ और Cl- 2 आयन में बन रहा है, ठीक है। अब या तो आप कुल धनायन की संख्या देख लो या फिर कुल ऋणायन की संख्या देख लो। तो कुल धनायन की संख्या 1 है, कुल ऋणायन की संख्या भी कितनी है 1। अब ऐसा नहीं है कि दोनों को देख के कुल धनायन प्लस कुल धनायन जोड़ दो और फिर आप बोलो सर कुल आयन की संख्या हो गई 2, n कारक हो गया 2, नहीं, गलत है। तो n कारक यहां पे कितना हो जाएगा भाई, n कारक हो जाएगा 1। या तो आप कुल धनायन देख लो या फिर कुल ऋणायन देख लो। क्लियर? और उदाहरण देख लो। अगला उदाहरण है MgCl2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पे दो तरह के आयन बन रहे हैं, Mg+2 प्लस 2Cl-। कुल धनायन की संख्या भी कितनी है 2, कुल ऋणायन की संख्या भी कितनी है 2, और ये 2 2 इसलिए है क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युतीय उदासीन है, ठीक है। कि लवण जो होता है वो क्या होता है, विद्युतीय उदासीन। तो यहां पर n कारक कितना आ जाएगा, यहां पर n कारक आ जाएगा 2, ठीक है। और उदाहरण देख लो, हम लोगों ने लिया AlCl3। AlCl3 को आप ध्यान से देखो तो ये होगा Al+3 प्लस 3Cl-, ठीक है। अब यहां पर कुल धनायन है 3 और कुल ऋणायन है 3, तो n कारक कितना हो जाएगा, यहां पे n कारक हो जाएगा 3। क्लियर? और उदाहरण देख लो। उदाहरण के तौर पे मान लो मैंने लिया K4FeCN6। डरने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग इस फेस में आ चुके हैं कि 12th में हम लोग ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा है ना, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग इसको तोड़ना बताएंगे। इनको एक तरीके से उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, और उपसहसंयोजक यौगिक की प्रॉपर्टी होती है कि वहां पर एक आयन जो होता है सिंपल होता है और एक आयन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां पर जो है, यहां पर जो पोटेशियम है वो इस तरीके से धनायन बनाएगा, तो ये सिंपल आयन है, जबकि यहां पर जो ऋणायन है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। प्लस FeCN6 4-, ठीक है। ये 4+ अगर है तो ये क्या होगा 4- होगा, क्योंकि जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। क्लियर? अब यहां पर n कारक कितना हो जाएगा, यहां पर n कारक हो जाएगा 4, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है कैसे टूटा और ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, ये सब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये उदाहरण यहां पे देना जरूरी था तो मैंने दे दिया, ठीक है। तो उपसहसंयोजक यौगिक में जो लवण होते हैं उनके लिए भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अम्ल देख लिया हम लोगों ने, क्षार देख लिया हम लोगों ने, लवण देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं में। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में n कारक हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं जब हम लोगों ने इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ा था। तो रेडॉक्स, मैं सिर्फ यहां पे एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया में n कारक, तो जैसे मैंने यहां पे लिया आयरन +2 प्लस MnO4- से यहां पर अम्लीय माध्यम में यह बनेगा Mn+2 प्लस Fe+3। अब निकालना क्या है, निकालना इनके अंदर ऑक्सीकरण अवस्थाएं, सभी की क्या निकालनी, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो यहां पर ये +2 है और वहां पर क्या है +3, तो ये यहां से यहां +2 से +3 में जा रहा है, ठीक है। और +2 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। और ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हुए जा रहा है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हुए जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसका संयोजी कारक जो है यहां पर n कारक वो होगा बच्चों 1। इसका संयोजी कारक कितना होगा 1। यहां पर अगर ये केंद्रीय परमाणु आप देखो तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है +7
और यहां पर ये किस में है, +2 में, तो ये +2 से +7 से किस में आ रहा है, +2 में। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या जो है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब ये यहां पर क्या करेगा, अपचयन, और अपचयन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो +7 से +2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 5। तो इसके संयोजी कारक जो है यहां पर n कारक, वो हो जाएगा 5। क्लियर। तो इस अभिक्रिया में आयरन +2 का संयोजी कारक या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा 1, और इसका MnO4 के अंदर संयोजी कारक कितना हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहां से निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आपको पता हो क्या होता था, तुल्यांकी भार बराबर होता था अणुभार बटा n कारक। तो इसके अंदर इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा अणुभार बटा n कारक m/1, और इसका हो जाएगा m/5। तो तुल्यांकी भार यहां पे निकाल सकते हो, तुल्यांकी भार आपने निकाल लिया तो फिर नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो, नॉर्मलता भी निकाल सकते हो। क्लियर। अब इसके अंदर हम लोग जरा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट का टॉपिक है ना, बस आपको मुझे बताना था कि संयोजी कारक कैसे निकालते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं संयोजी कारक कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो ये थे संयोजी कारक की सभी की गणना। ठीक है। अब हम लोग कल जो है जब भी स्टार्ट करेंगे लेक्चर, तो उसके अंदर हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। तो अब जो है जितने भी होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स चलेंगे 1-2 दिन, क्योंकि हम लोगों ने सारी सान्यता के पद पढ़ लिए लगभग। ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, किस तरीके से हार्डनेस बढ़ाई जा सकती है न्यूमेरिकल्स की, वो देखेंगे। और उसके बाद में फिर इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे हम लोग पहुंच जाएंगे, जो कहां से स्टार्ट होता है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब से। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और कल फिर मिलते हैं हम लोग। तो एक काम कीजिए, एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आप यहां पे लिखिए जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। यहां पे आप बताना कि इसके लिए n कारक कितना होगा और इसके लिए n कारक कितना होगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, और कल फिर मिलते हैं। इसको होमवर्क को क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है। पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।